Few moments later. Hello audience, most welcome with a new video, a lecture, a topic. उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैर वो खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, एक्टिव होंगे, मस्त होंगे। तो आपको पता है कि हमारा जो ये गैसियस स्टेट चैप्टर चल रहा है और इसके जो हमने दो टॉपिक थे वो पढ़ लिए हैं और तीसरे टॉपिक का एक पार्ट हमने पढ़ लिया है। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक तीसरे टॉपिक का दूसरा और तीसरा पार्ट से, यानी कि चार्ल्स लॉ, और इसमें हम पढ़ेंगे दूसरा एवोगाड्रो लॉ। ठीक है, तो चार्ल्स लॉ को हम लोग और ओवरव्यू कर लेते हैं। ठीक है, तो चार्ल्स लॉ क्या कहता है? चार्ल्स लॉ कहता है कि पढ़ते हैं। ठीक है, दिस लॉ वाज गिवन बाय जैक्स चार्ल्स इन 1746 to 1823। ये लॉ किसने दिया था? जैक्स चार्ल्स ने दिया था। कब दिया था? 1740 और 1823 के बीच में दिया था। और ये लॉ क्या कहता है? पढ़ते हैं हम। ठीक है, ये लॉ कहता है कि दिस लॉ डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। ये लॉ कहता है कि ये लॉ किसका रिलेशनशिप बताता है? वॉल्यूम और टेम्परेचर का कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर। ठीक है, फिर आगे क्या बताता है हम पढ़ते हैं इसमें स्टेटमेंट। The volume of given mass of gas is directly related with the temperature at constant pressure। यानी कि ये बताता है कि गैस का जो वॉल्यूम होता है वो डायरेक्टली रिलेटेड है किससे? टेम्परेचर से, इस कांस्टेंट कंडीशन पर, प्रेशर के ऊपर पर। तो जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ इसका। जैसे कि आप समझें कि बर्फ, आइस नहीं होती, आइस जैसे आप समझिए कि एक गैस है और उसको हम टेम्परेचर देंगे तो उसका वॉल्यूम क्या होगा? उसके पार्टिकल जो एक्सपेंड होंगे, उसका वॉल्यूम क्या होगा? एक्सपेंड होगा कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर। ठीक है, तो ये पॉइंट यही बताती है, मैंने आपको एग्जांपल के साथ बता दिया है। हाई टेम्परेचर ग्रेटर वॉल्यूम, यानी कि ये डायरेक्टली रिलेटेड है। तो क्या होगा? एक काम बढ़ेगा तो दूसरा भी काम बढ़ेगा। आपको पता है डायरेक्टली रिलेशनशिप हाई टेम्परेचर और ग्रेटर वॉल्यूम। जब आप हाई टेम्परेचर दोगे किसी गैस को तो उसका वॉल्यूम भी बढ़ेगा। ठीक है, और दूसरी पॉइंट क्या है? दूसरी पॉइंट ये है कि लो टेम्परेचर लेस वॉल्यूम, ये भी डायरेक्टली रिलेशन है। जब आप उसका टेम्परेचर कम करोगे तो उसका वॉल्यूम भी क्या होगा? कम होगा। जैसे कि आप मैं एग्जांपल देता हूँ कि लिक्विड एक गैस है। ठीक है, उसको फिर फ्रिज में आप डाल दोगे, वो वहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है? कम होता है। तो फिर उसका वॉल्यूम भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है, क्योंकि आइस बन जाता है उसमें। ठीक है, फिर इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होगी ये हम पढ़ते हैं आगे। वी, ये प्रोपोर्शनलिटी की निशान मार्क्स यानी साइन है। डायरेक्टली रिलेटेड विद टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। वी वॉल्यूम डायरेक्टली रिलेटेड है किसी टेम्परेचर पे और कांस्टेंट प्रेशर पे। ठीक है, इसकी जो आगे हम पढ़ते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होती है। V इज इक्वल टू के टी। ठीक है, ये प्रोपोर्शनलिटी की साइन हम हटा कर क्या दे सकते हैं? के दे सकते हैं, क्योंकि कि कांस्टेंट है। ठीक है, और के इज इक्वल टू वी अपॉन टी। टी यहाँ पे क्या हो रहा है? मल्टीप्लेक्शन हो रहा है, मल्टीप्लेक्शन। फिर यहाँ पे क्या होगा? डिवाइड होगा। तो फिर क्या बनेगा? के इज इक्वल टू वी अपॉन टी। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? द रेशियो ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कि वॉल्यूम और टेम्परेचर का जो रेशियो होता है उसको हम क्या वो किसके बराबर होता है?
कांस्टेंट के बराबर होता है के। ठीक है, इनिशियल स्टेट के इज इक्वल टू V1/T1, यानी कि किसी गैस का जो इनिशियल स्टेट होगा वो V1 होगा और T1 होगा, यानी कि उनका वॉल्यूम होगा जो होगा वही होगा, और टेम्परेचर किसी टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, एक फाइनल स्टेट यानी कि आप उसको टेम्परेचर दोगे और उसका वॉल्यूम क्या होगा, एक्सपेंड होगा, वो क्या हो जाएगा V2 और T2, यानी कि टेम्परेचर फाइनल, वॉल्यूम फाइनल। ठीक है, फिर इसको हम देते हैं इक्वेशन 1 का नाम और इसको देते हैं इक्वेशन 2 का नाम। फिर बाय कंबाइन इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 इट विल बिकम, फिर ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपस में कंबाइन करने से हमको क्या मिलता है, V1/T1 V2/T2। फिर आप कहेंगे कि के कहाँ गया, के पता है कि जिसकी वैल्यू 1 होती है, फिर हम इसको रख लें या ना रखें तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ चार्ल्स लॉ, यानी कि ये जो है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है किसकी, चार्ल्स लॉ की। ठीक है, फिर ये हमने पढ़ लिया है और उस साइड पे हम पढ़ते आ रहे हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ चार्ल्स लॉ, यानी कि हम चार्ल्स लॉ की ग्राफ के जरिए कैसे ग्राफ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, हमने ग्राफ बनाया है चार्ल्स लॉ का। हम पढ़ कर आए हैं पीछे कि चार्ल्स लॉ में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है इसका, वॉल्यूम और टेम्परेचर का। ठीक है, यहाँ पर हमने रखा है वॉल्यूम, यहाँ पे रखा है टेम्परेचर, ये वर्टिकल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये क्या है, डिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है, यानी कि वॉल्यूम डिपेंडेंट है, किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर। ठीक है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ेगा तभी तो वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक है, इसकी क्या पॉइंट से हम पढ़ते हैं, ये देखिए आप लाइन भी समझ सकते हैं, चार्ल्स लॉ के बीच में जो लाइन बनती है वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में, वो क्या होती है, स्टेट, यानी लीनियर ग्राफ बनता है चार्ल्स लॉ में वॉल्यूम और टेम्परेचर, क्योंकि हम डायरेक्ट रिलेशनशिप पे हम पढ़ कर आए हैं पीछे। देखिए यहाँ पे वॉल्यूम 0 था, यहाँ पे टेम्परेचर क्या था, 0। ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम 1 हो गया, फिर टेम्परेचर क्या हो गया, 1 हो गया, यहाँ पे वॉल्यूम 2 हो गया, यहाँ पे 2 टेम्परेचर हो गया, यहाँ पे 3 जो वॉल्यूम हो गया, यहाँ पे 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया। ठीक है, डिग्री सेल्सियस इसका यूनिट है, आप केल्विन भी लिख सकते हो, क्योंकि गैसेस जो ये वॉल्यूम होते हैं ये केल्विन पे ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, फिर हम चलते हैं इसको, इस ग्राफ को क्या कहा जाता है, चार्ल्स लॉ में जो वॉल्यूम और टेम्परेचर का ग्राफ बनता है उस ग्राफ को क्या कहा जाता है, द ग्राफ बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड आइसोबार, यानी कि वॉल्यूम और टेम्परेचर के जो बीच में ग्राफ बनता है उस कांस्टेंट प्रेशर पे, उसको हम कहते हैं आइसोबार। तो दोस्तों ठीक, लॉ जिसका नाम है एवोगैड्रो लॉ। ठीक है, एवोगैड्रो लॉ के बारे में पढ़ते हैं। दिस लॉ वाज गिवन बाय एन इटालियन साइंटिस्ट अमेदो एवोगैड्रो इन 1811। ठीक है, यह जो लॉ था ये दिया था किसने, इटालियन साइंटिस्ट अमेदो एवोगैड्रो ने, कब, 1811 ईस्वी में। ठीक है, फिर हम पढ़ते हैं इसने क्या कहा गैसेस के रिलेशनशिप के बारे में। दिस लॉ डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी कि ये लॉ किससे रिलेशनशिप किसका रिलेशनशिप बताता है, वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स का। ठीक है, किस कंडीशन के ऊपर, कांस्टेंट कंडीशन के ऊपर, यानी कि उसमें टेम्परेचर भी कांस्टेंट होगा और प्रेशर भी कांस्टेंट होगा। ठीक है, फिर हम पढ़ते हैं कि ये लॉ क्या कहता है, स्टेटमेंट इसकी क्या बनती है, द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द नंबर ऑफ मोल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये लॉ बताता है कि किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होगा वो डायरेक्टली
रिलेटेड होगा किससे, नंबर ऑफ मोल्स से एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर के ऊपर। ठीक है, फिर आप कहेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स क्या है। यहाँ पे आप ऐसे ही समझें कि ये एक मॉलिक्यूल है, क्योंकि इसकी डेफिनेशंस बहुत ज़्यादा है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे अब। ठीक है, ये एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, इसे आप समझिए मैथमेटिकली क्या बनेगा। ठीक है, हम इसका जो मीनिंग है वो हम समझते हैं। वॉल्यूम यानी वॉल्यूम डायरेक्टली रिलेटेड है किससे, नंबर ऑफ मोल्स से, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, क्योंकि मॉलिक्यूल जब बढ़ेंगे तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा ना किसी गैस का। ठीक है, तो फिर हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इसकी क्या बनती है देखते हैं। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ हम पढ़ कर आए हैं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर के ऊपर डायरेक्टली रिलेशनशिप है V का नंबर ऑफ मोल्स। फिर V इज इक्वल टू के एन, यानी के आ गया कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी की मास पर, और K इज इक्वल टू V अपॉन एन, यानी कि यहाँ n क्या हो रहा है, इनसे मल्टीप्लेक्शन हो रहा है, फिर यहाँ पे क्या होगा, डिवाइड होगा, K इज इक्वल टू V अपॉन एन। फिर हम पढ़ते हैं ये सिंपल हम कहीं एक्सप्रेशन किसकी, एवोगैड्रो लॉ की। फिर हम पढ़ते हैं एट इनिशियल स्टेट पे किसी गैस का वॉल्यूम भी 1 होता है और नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, 1 होंगे। फिर एक फाइनल स्टेट पे क्या होंगे, फाइनल स्टेट पे वॉल्यूम क्या होगा, चेंज होगा और नंबर ऑफ मोल्स भी चेंज होंगे। ठीक है, ये इक्वेशन, इस इक्वेशन को हमने नाम दिया है 1 और इसको दिया है 2। ठीक है, बाय कंबाइंड इक्वेशन 1 and 2 V1 अपॉन N2 एंड इज इक्वल टू V2 अपॉन N2। इस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपस में कंबाइन करने से हमको क्या मिलता है, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मिलती है किसकी, एवोगैड्रो लॉ की। ठीक है, V1 अपॉन N1 इज इक्वल टू V2 अपॉन N2, इसको हम क्या कहेंगे, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ एवोगैड्रो लॉ, इसको हम कहेंगे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन किसकी, एवोगैड्रो लॉ की। फिर हम आगे चलते हैं द इक्वल numbers of moles of different gases occupy equal volume at constant condition, यानी कि कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर। ये सिंपल वर्ड्स में मैंने लिखा है कि हम यहाँ पे पढ़ कर आए कि डायरेक्टली रिलेशनशिप है वॉल्यूम का किसी नंबर ऑफ मोल्स से। ये कहता है कि इक्वल नंबर यानी मोल्स के जो इक्वल नंबर्स जितने होंगे उतना ही जो डिफरेंट गैसेस का उतना ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई होगा किसका, डिफरेंट गैसेस का एक कांस्टेंट कंडीशन के ऊपर, यानी कि कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे हमने एग्जांपल लिखे तो 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन, यानी 1 मोल ऑक्सीजन किसके बराबर होता है, 22.4 dm³ के बराबर होता है। तो इसके 2 मोल है, यानी कि डायरेक्टली रिलेशनशिप हम पढ़ कर आए हैं, 2 मोल है, फिर इसका वॉल्यूम क्या बन जाएगा, 44.8 dm³। ठीक है, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, 1 मोल 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है 1 मोल किसके बराबर होता है, 22.4 dm³। ठीक है, 1 मोल ऑफ हीलियम, 1 मोल हीलियम का वॉल्यूम इसका क्या होगा, 22.4 dm³। ठीक है,